Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार दोस्तों, और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। यूपीएससी की तैयारी में प्राचीन भारत का इतिहास कितना महत्वपूर्ण है, ये हम सब जानते हैं। जीएस पेपर 1 हो या मेंस, यहाँ से सवाल बनते ही हैं। बिल्कुल। और अक्सर टेक्स्ट बुक्स में ना जानकारी थोड़ी बिखरी हुई सी लगती है। इसीलिए आज हम एक खास चर्चा करने वाले हैं आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री की किताब पैटर्न्स ऑफ इंटरैक्शन के अध्याय 3 खंड 2 से जुड़े हर जरूरी तथ्य को निकालकर एक जगह जमा करना। हाँ, आज का हमारा फोकस रहेगा क्लासिकल भारत के साम्राज्यों पर, और खास तौर पर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के उन मूल सिद्धांतों पर जो इस किताब में दिए गए हैं। हमारा मिशन है, मतलब लक्ष्य है, इस टेक्स्ट बुक से वो सारे नाम, तारीखें, परिभाषाएं और अवधारणाएं निकालना जो आपकी तैयारी की नींव मजबूत करेंगी। ठीक कहा आपने। ये एक तरह से उन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को इकट्ठा करना है जिनके आधार पर आप आगे का विश्लेषण और समझ विकसित कर सकते हैं। तो चलिए इस जानकारी को व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। हमने इस चर्चा को 4 मुख्य भागों में बांटा है, जैसा सोर्स मटेरियल में है। पहला, शुरुआती बुनियाद, मतलब इंडो यूरोपियन कौन थे, आर्य कौन थे, और उनकी सामाजिक संरचना। दूसरा, शास्त्रीय साम्राज्य। इसमें मौर्य और गुप्त साम्राज्यों का राजनीतिक दौर देखेंगे। तीसरा, मुख्य सिद्धांत, और यहाँ हम अध्याय 3 खंड 2 पर खास ध्यान देंगे। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की मूल शिक्षाएं, जैसा किताब में बताया गया है। अच्छा, मतलब कोर डॉक्ट्रिन्स पर फोकस रहेगा। बिल्कुल। और चौथा, तुलनात्मक संदर्भ। अंत में देखेंगे कि इसी दौरान दुनिया की दूसरी शास्त्रीय सभ्यताओं में क्या चल रहा था, मतलब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। तो शुरुआत करते हैं उन शुरुआती माइग्रेशन से, उन प्रवासनों से जिन्होंने, कह सकते हैं, इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। हाँ, हमें इंडो यूरोपियन से शुरू करना होगा। सोर्स बताता है कि इनके माइग्रेशंस का असर यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया और निश्चित रूप से भारत पर जबरदस्त पड़ा। और किताब में एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी है कि आज दुनिया की लगभग आधी आबादी ऐसी भाषाएं बोलती है जिनकी जड़ें इसी मूल इंडो यूरोपियन समूह से जुड़ी हैं। सोचिए कितना बड़ा प्रभाव रहा होगा इनका। वाकई ये उनके पैमाने को दिखाता है। सोर्स इन्हें खानाबदोश, मतलब नोमैडिक बताता है, और इनके मूल स्थान को स्टेपीज कहता है। अच्छा, सोर्स स्टेपीज को कैसे परिभाषित करता है? सोर्स के अनुसार स्टेपीज हैं सूखे घास के मैदान, खास तौर पर कॉकेसस पहाड़ों के उत्तर में काले और कैस्पियन समुद्रों के बीच का इलाका, और इनके एक जगह से दूसरी जगह बसने की प्रक्रिया को ही माइग्रेशन कहा गया है। हाँ, माइग्रेशन यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बसने के लिए जाना। और इंडो यूरोपियन का वो समूह जो भारतीय उपमहाद्वीप में आया, उन्हें सोर्स आर्यंस कहता है। आर्य। तो इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? टेक्स्ट बुक किन स्रोतों का जिक्र करती है? मुख्य स्रोत है वेदास टेक्स्ट। वेदों को साफ तौर पर परिभाषित करता है। ये प्रार्थनाओं, जादुई मंत्रों और महत्वपूर्ण अनुष्ठानों का एक कलेक्शन है। ये भारत में आर्यों की शुरुआती मान्यताओं और प्रथाओं को समझने का एक अहम जरिया है। और इसी समाज में एक खास समूह जल्द ही प्रमुख हो गया, ब्राह्मण। किताब इन्हें पुरोहित वर्ग के रूप में पहचानती है, जिन्होंने सामाजिक पदानुक्रम, मतलब हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान हासिल किया। यहीं से सामाजिक संरचना की नींव पड़ती दिखती है ना? और ये नींव है जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम की, जिसे सोर्स सीधे शब्दों में एक सामाजिक वर्ग, एक सोशल क्लास के रूप में परिभाषित करता है। हाँ, और ये भी कि ये व्यवस्था बहुत कठोर थी, बहुत रिजिड थी, और इससे मजबूती मिली साहित्य से भी, जैसे कि महाभारत। बिल्कुल। सोर्स महाभारत को भारत का महान महाकाव्य बताता है, और ये उन संघर्षों को दिखाता है जो आर्य राजाओं ने भारतीय भूमि पर नियंत्रण के लिए किए। इसमें संघर्ष और एकीकरण का इतिहास संहिताबद्ध है, मतलब कोडिफाइड है। और महाभारत के अंदर एक हिस्सा है जो यूपीएससी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता। किताब इसकी कहानी बताती है। एक योद्धा राजकुमार युद्ध से पहले दुविधा में है, और उसके सारथी कृष्ण, जिन्हें सोर्स मानव रूप में भगवान बताता है, उसे कर्तव्य यानी ड्यूटी और कर्म पर सलाह देते हैं। ये वो ग्रंथ है जो धार्मिक विचारों को सामाजिक भूमिकाओं और संघर्ष से सीधे जोड़ता है। तो ये साहित्य समाज को दिखाता है
लेकिन इस जाति व्यवस्था को धार्मिक आधार कैसे मिला? यहाँ पुरुष सूक्त मिथक मतलब पुरुषा मिथ की बात आती है। हाँ, ये जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की कहानी है, जैसा सोर्स में बताया गया है। इसमें पुरुष, जो पहला मानव है और जिसे सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से जोड़ा जाता है, उसके शरीर के अंगों से विभिन्न जातियों की उत्पत्ति होती है। ये सामाजिक व्यवस्था को सीधे दैवीय इच्छा से जोड़ देता है। चलिए इसे ठीक वैसे ही समझते हैं जैसा सोर्स बताता है। क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ब्राह्मण यानी पुजारी पुरुष के मुख से निकले, जो भाषण, शिक्षण और ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है। फिर क्षत्रिय यानी योद्धा, उसकी भुजाओं से आए, जो शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। इसके बाद वैश्य। हाँ, वैश्य यानी भूस्वामी, व्यापारी, उसकी जांघों या पैरों से उत्पन्न हुए। ये समर्थन, उत्पादन और व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अंत में शूद्र यानी श्रमिक, किसान, उसके पैरों से निकले। पैरों से? सोर्स यहाँ सोचने को कहता है कि आर्य शारीरिक श्रम को कैसे देखते थे। पैरों का सबसे नीचे होना साफ इशारा करता है कि शारीरिक मेहनत को सबसे कम महत्व दिया गया। तो इस मिथक ने एक ऐसी सामाजिक हायरार्की के लिए मजबूत धार्मिक आधार प्रदान किया, जो आध्यात्मिक और सैन्य भूमिकाओं को शारीरिक श्रम से कहीं ज्यादा ऊंचा मानती थी। इसने असमानता को जैसे ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा बना दिया। हाँ, और इसका नतीजा ये हुआ कि व्यक्ति का पेशा, विवाह, सामाजिक मेलजोल सब कुछ जन्म से तय हो गया। इसने समाज को स्थिरता दी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक गतिशीलता मतलब सोशल मोबिलिटी की भारी कीमत पर। यह जटिल सामाजिक पृष्ठभूमि थी जिसमें भारत के पहले महान साम्राज्य उभरे। सही कहा। तो अब सामाजिक संरचना से राजनीतिक संरचना की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर, भारत को बड़े पैमाने पर एकीकृत करने का पहला बड़ा प्रयास। संस्थापक सोर्स के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य थे। किताब बताती है कि वो शायद मगध राज्य से थे, जो निचली गंगा पर केंद्रित एक शक्तिशाली राज्य था। और उनका सत्ता में आना भी काफी नाटकीय था, जैसा सोर्स बताता है। हाँ, उन्होंने एक सेना बनाई, नंद राजा, जो सोर्स के अनुसार अलोकप्रिय था, उसे हराया और सिंहासन पर कब्जा कर लिया। सोर्स इसके लिए जो मुख्य तारीख देता है वो है लगभग 321 ईसा पूर्व, मतलब 321 बीसी। 321 बीसी, ये तारीख नोट करने वाली है। और चंद्रगुप्त यहीं नहीं रुके। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपना साम्राज्य मगध से पश्चिम में सिंधु नदी तक फैलाया, लेकिन फिर उन्हें पश्चिम से एक बड़ी चुनौती मिली। सेल्यूकस प्रथम से। हाँ, सेल्यूकस प्रथम, वो सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट के सेनापतियों में से एक था और सिकंदर के पूर्वी क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। सोर्स बताता है कि इनका टकराव लगभग 305 ईसा पूर्व में हुआ। ये एक बड़ा भू राजनीतिक क्षण था। नतीजा क्या रहा? चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया। इस जीत ने उत्तर पश्चिम में मौर्य प्रभुत्व स्थापित किया। 303 ईसा पूर्व तक सोर्स कहता है उनका साम्राज्य 2000 मील तक फैल चुका था। 2000 मील? ये पहली बार था जब उत्तर भारत इतने बड़े पैमाने पर राजनीतिक रूप से एक हुआ। जाहिर है इसके लिए सिर्फ सैन्य ताकत काफी नहीं थी, प्रशासन भी चाहिए था। बिल्कुल, प्रशासन चाहिए था। और सौभाग्य से हमारे पास मेगास्थीनीज का एक समकालीन विवरण है, जिसे सेल्यूकस ने राजदूत बनाकर भेजा था। अच्छा, मेगास्थीनीज ने क्या देखा, क्या लिखा उसने? उसने राजधानी पाटलिपुत्र का शानदार वर्णन किया है। सोने से ढके स्तंभ, फव्वारे, व्यस्त बाजार, एक समृद्ध शाही केंद्र की तस्वीर उभरती है। लेकिन उसने किसानों के बारे में भी कुछ खास लिखा है, जो मौर्य प्रशासन पर रोशनी डालता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मेगास्थनीज ने लिखा कि किसानों को सैन्य सेवा से छूट थी और वे बिना किसी डर के अपनी जमीन पर खेती कर सकते थे, यहाँ तक कि युद्ध की तैयारी कर रही सेनाओं के बगल में भी। अरे वाह, ये तो कमाल का संगठन दिखाता है। सेना अलग और खाद्य उत्पादन बिना रुकावट जारी। ये मौर्य राज्य के नियंत्रण और स्थिरता का एक बड़ा सबूत है। मतलब कृषि आधार कितना सुरक्षित रहा होगा। और ये साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा चंद्रगुप्त के पोते के समय में। अशोक। सोर्स बताता है कि वो 269 ईसा पूर्व बीसी में सिंहासन पर बैठे। शुरू में उन्होंने भी विजय के जरिए साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, जब तक कलिंग युद्ध नहीं हुआ। ये एक निर्णायक मोड़ था। टेक्स्ट इसे एक भयानक खूनी युद्ध बताता है। 1 लाख सैनिक मारे गए और उससे भी ज्यादा आम नागरिक। इस भयानक नरसंहार ने अशोक को झकझोर दिया।
सोर्स कहता है उन्हें गहरा दुख और पश्चाताप मतलब रिमोर्स हुआ। हाँ, और इसी पश्चाताप ने उन्हें बौद्ध धर्म बुद्धिज्म का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने शासन करने का तरीका बदल दिया। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं, खासकर सभी जीवों के प्रति शांति के सिद्धांत पर आधारित शासन करने का फैसला किया। ये शासन के दर्शन में एक बड़ा बदलाव था। इसे लागू कैसे किया? अपने मशहूर पत्थर के स्तंभों स्टोन पिलर्स के जरिए साम्राज्य भर में विशाल स्तंभ खड़े करवाए गए, जिन पर उनकी नई नीतियां, जिन्हें फरमान या एडिक्ट्स कहा गया, खुदी हुई थी। इन फरमानों में अहिंसा, नॉन वायलेंस का उपदेश था और धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेशन का आग्रह। टेक्स्ट धार्मिक सहिष्णुता को विभिन्न मान्यताओं वाले लोगों की स्वीकृति के रूप में परिभाषित करता है। तो वो नैतिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे सचमुच पत्थर में उकेर दिया गया था, शासन के एक औजार के रूप में। ये उनके दादा चंद्रगुप्त के सैन्य दृष्टिकोण से कितना अलग था? बिल्कुल अलग। ये शास्त्रीय इतिहास का एक अनोखा क्षण है, किसी साम्राज्य को स्पष्ट रूप से बौद्ध नैतिकता पर चलाने का प्रयास। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में फिर से विखंडन का दौर आया। काफी उथल-पुथल रही। हाँ, सोर्स बताता है कि लगभग 500 सालों तक राजनीतिक उथल-पुथल रही। स्थिरता लौटी गुप्त साम्राज्य के साथ। गुप्त साम्राज्य की तारीखें क्या दी हैं टेक्स्ट में? टेक्स्ट एडी 320 से 550 देता है, हालांकि कुछ स्रोत इसे एडी 535 तक मानते हैं। ये साम्राज्य भौगोलिक रूप से शायद मौर्यों जितना विशाल नहीं था, लेकिन सांस्कृतिक रूप से इसे भारत का स्वर्ण युग, गोल्डन एज माना जाता है। हाँ, इस काल में सापेक्ष शांति, समृद्धि और कला व विज्ञान में जबरदस्त रचनात्मकता देखने को मिली। सोर्स खास तौर पर एक शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का जिक्र करता है, जिन्हें उस युग के सिक्कों पर भी दर्शाया गया है। और हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल, गुप्त काल में धर्म के क्षेत्र में क्या हो रहा था? ये हमारे सोर्स फोकस का मुख्य बिंदु है। कहता है कि गुप्त युग के दौरान हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म ने भारत में अपना पूर्ण रूप मतलब टुक फुल फॉर्म लिया और व्यापार के जरिए ये दूसरे क्षेत्रों में भी फैलने लगे। पूर्ण रूप लिया, इसका क्या मतलब है? यहाँ क्या विकसित हुआ? इसका मतलब है कि इन धर्मों का विकास हुआ। सोर्स बताता है कि इस दौरान हिंदू धर्म ज्यादा व्यक्तिगत, पर्सनल बनता गया, जिससे उसे ज्यादा अनुयायी मिले। शायद भक्ति आंदोलन की शुरुआत के बीज यहीं पड़े हों। हो सकता है। और बौद्ध धर्म का? और बौद्ध धर्म का भी एक अधिक लोकप्रिय और सुलभ रूप विकसित हुआ और वो ज्यादा फैला। शायद महायान शाखा का उदय इसी से जुड़ा हो। अच्छा, तो कह सकते हैं कि गुप्तों की राजनीतिक स्थिरता ने इन धर्मों को परिपक्व होने और ज्यादा लोगों तक पहुंचने का माहौल दिया। बिल्कुल, और यहीं से हमें हिंदू और बौद्ध धर्म के उन विशिष्ट सिद्धांतों में उतरना होगा जो अध्याय 3 खंड 2 में दिए गए हैं। ठीक है। सोर्स बताता है कि लगभग 250 ईसा पूर्व तक हिंदू और बौद्ध धर्म भारत की दो मुख्य आस्थाएं थीं, लेकिन एक समस्या उभर रही थी, जैसा टेक्स्ट कहता है। हाँ, टेक्स्ट के अनुसार ये दोनों धर्म आम लोगों से कुछ दूर होते जा रहे थे। हिंदू धर्म पर ब्राह्मण पुजारियों और उनके जटिल अनुष्ठानों का दबदबा था, और बौद्ध धर्म का जो मूल आदर्श था, तीव्र आत्म अस्वीकार, सेल्फ डिनायल, वो शायद ज्यादातर लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना बहुत मुश्किल था। इसी पृष्ठभूमि में वो बदलाव हुए जो हमने गुप्त काल में देखे। चलिए पहले हिंदू धर्म की बात करते हैं। सोर्स शुरुआत में ही एक अहम बात कहता है कि इसका कोई एक संस्थापक या निश्चित मान्यताओं का एक सेट नहीं है, जैसा कुछ दूसरे धर्मों में होता है। सही, इसे सदियों में विकसित हुई विभिन्न परंपराओं और विचारों का एक जटिल मिश्रण, एक कॉम्प्लेक्स फ्यूजन बताया गया है। लेकिन एक केंद्रीय लक्ष्य जरूर है। सोर्स के अनुसार हिंदू धर्म का मूल उद्देश्य आत्मा को रोजमर्रा के जीवन के भ्रम, निराशाओं और गलतियों से मुक्त करना है। ये एक आध्यात्मिक खोज, एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, और इस खोज को समझने के लिए मुख्य ग्रंथ हैं उपनिषद। हाँ, सोर्स उपनिषदों को लिखित संवादों के रूप में परिभाषित करता है, जो आमतौर पर एक छात्र और शिक्षक के बीच होते हैं, और इनमें चर्चा होती है कि सांसारिक दुखों से मुक्ति कैसे पाई जाए। दुखों से मुक्ति, टेक्स्ट इस अवस्था को मोक्ष कहता है। मोक्ष, बिल्कुल। और टेक्स्ट ये भी जोर देता है कि मोक्ष आमतौर पर एक जीवन काल में प्राप्त नहीं होता, जो हमें सीधे पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन के विचार की ओर ले जाता है। बिल्कुल, पुनर्जन्म या रीबर्थ। टेक्स्ट इसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जहां एक व्यक्तिगत आत्मा या आत्मा बार बार जन्म लेती है जब तक कि अंततः मोक्ष प्राप्त न हो जाए। तो हर जन्म कैसा होगा?
ये क्या तय करता है? इस चक्र को क्या चलाता है? वो है कर्मा। सोर्स की परिभाषा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मा आत्मा के अच्छे या बुरे कर्म है और ये कर्म एक जीवन से अगले जीवन तक आत्मा के साथ चलते हैं। एक तरह की कॉस्मिक बैलेंस शीट कह सकते हैं क्या? हाँ, कह सकते हैं। और आपके पिछले जन्मों का कर्म सीधे आपके वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करता है। टेक्स्ट साफ तौर पर जाति, स्वास्थ्य, धन या गरीबी जैसी चीजों का उल्लेख करता है। तो अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। लेकिन मोक्ष असल में है क्या? इसे पाने के लिए किस समझ की जरूरत है? मोक्ष को सभी चीजों की पूर्ण समझ की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। लेकिन ये सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं है, इसके लिए गहरी अनुभूति चाहिए। किस चीज की अनुभूति? व्यक्तिगत आत्मा, जिसे आत्मन कहा जाता है, और विश्व आत्मा, जिसे ब्रह्मन कहा जाता है, के बीच के संबंध की। टेक्स्ट ब्रह्मन को वो सार्वभौमिक आत्मा बताता है जिसमें सभी व्यक्तिगत आत्माएं समाहित और एकीकृत हैं। तो मोक्ष ये समझना है कि आपकी व्यक्तिगत आत्मा, आत्मन, अलग नहीं है, बल्कि वास्तव में उस महान सार्वभौमिक आत्मा ब्रह्म का ही हिस्सा है। जैसे समंदर की एक बूंद जो दिखने में अलग है पर असल में पूरे समंदर का ही हिस्सा है। बिल्कुल, ये उस अंतर संबंध, उस एकता को महसूस करना है। जब आप ये समझ हासिल कर लेते हैं तो आप मोक्ष पाते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और अब इसे वापस समाज से जोड़ते हैं। इन मान्यताओं का जाति व्यवस्था पर क्या असर हुआ? सोर्स इस बारे में बहुत स्पष्ट है। वो कहता है कि हिंदू धर्म की मूल मान्यताएं, खासकर कर्म और पुनर्जन्म, ने जाति व्यवस्था को मजबूत किया। कैसे? अगर कोई निम्न जाति में पैदा हुआ है तो ये मान्यताएं सिखाती थीं कि ये उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल है। उसकी स्थिति, उसके कर्तव्य, यहाँ तक कि उसके दुख भी ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार उचित थे। इससे व्यवस्था पर सवाल उठाना बहुत मुश्किल हो गया। इसने सामाजिक हायरार्की को एक शक्तिशाली, लगभग अटल धार्मिक आधार दे दिया। बिल्कुल, इसने उसे आध्यात्मिक रूप से स्थिर कर दिया। ठीक है, अब आते हैं बौद्ध धर्म पर और इसके संस्थापक सिद्धार्थ गौतम पर। जी। टेक्स्ट इनकी तिथियां लगभग 583 से 483 ईसा पूर्व बताता है। और इनकी कहानी भी काफी असाधारण है। हाँ, एक कुलीन परिवार में जन्मे, महानता के लिए नियत। टेक्स्ट बताता है कि एक भविष्यवाणी हुई थी कि वो या तो एक महान विश्व शासक बनेंगे या बुद्ध यानी प्रबुद्ध व्यक्ति। तो उनके पिता ने, जो उन्हें शासक बनाना चाहते थे, उन्हें दुखों से बचाने के लिए महल में अलग रखा। लेकिन अंततः सिद्धार्थ ने दुनिया की सच्चाई देख ली। हाँ, टेक्स्ट कहता है कि वो बाहर निकले और उन्होंने एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश और अंत में एक शांत भटकते हुए पवित्र व्यक्ति को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु और दुख की सच्चाई का एहसास कराया और यहीं से उनकी खोज शुरू हुई। ज्ञान, एनलाइटनमेंट यानी परम सत्य की खोज। उन्होंने महल छोड़ दिया, सालों तक भारत में भटके, धार्मिक विद्वानों से बहस की, उपवास और कठोर तपस्या की, लेकिन जवाब नहीं मिला। जब तक उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन नहीं किया। बिल्कुल। कहानी के अनुसार वो 49 दिनों तक एक बड़े अंजीर के पेड़, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया, के नीचे ध्यान में बैठे रहे और वहां उन्हें अंततः ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वो बुद्ध कहलाए, यानी प्रबुद्ध व्यक्ति। और उनकी शिक्षा का सार, जो उन्होंने अपने पहले उपदेश में दिया, उसे 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स के रूप में जाना जाता है। सोर्सेज इन्हें बेहद महत्वपूर्ण बताता है। चलिए इन्हें स्पष्ट करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। पहला, जीवन दुख और शोक से भरा है। दूसरा, सभी दुखों का कारण इस दुनिया के अस्थायी सुखों के लिए लोगों की स्वार्थी इच्छा, सेल्फिश डिजायर है। तीसरा, सभी दुखों को समाप्त करने का तरीका सभी इच्छाओं को समाप्त करना है। और चौथा, इन इच्छाओं पर काबू पाने और ज्ञान प्राप्त करने का तरीका अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ का पालन करना है। ये अष्टांगिक मार्ग ही व्यवहारिक रास्ता है। टेक्स्ट इसे मध्यम मार्ग, मिडिल वे भी कहता है ना? हाँ, मध्यम मार्ग, क्योंकि ये एक तरफ इच्छाओं में लिप्त होने और दूसरी तरफ अत्यधिक आत्मपीड़न या तपस्या के बीच का रास्ता है, एक संतुलित मार्ग। सोर्सेस के 8 अंगों का जिक्र करता है। हाँ, इसमें आमतौर पर सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका,
सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक एकाग्रता या ध्यान शामिल है। ये नैतिक और मानसिक सेल्फ ट्रेनिंग का एक पूरा खाका है। और इस मार्ग पर चलकर बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य प्राप्त होता है, जो है निर्वाण। टेक्स्ट निर्वाण को स्पष्ट रूप से स्वार्थ और दर्द से मुक्ति के रूप में परिभाषित करता है। ये व्यक्तिगत दुख का अंत है, इच्छा का बुझ जाना। ये हिंदू मोक्ष से थोड़ा अलग है। मोक्ष जहां सार्वभौमिक आत्मा में विलय है, वहीं निर्वाण समाप्ति यानी दुख के चक्र के अंत के बारे में ज्यादा है। एक तरह से इच्छा की अग्नि का बुझ जाना। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को कैसे संगठित किया? उन्होंने संघ की स्थापना की। टेक्स्ट संघ को बौद्ध धार्मिक व्यवस्था बताता है, मूल रूप से भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय जिन्होंने इस मार्ग पर चलने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। और ये तीनों मिलकर स्वयं बुद्ध, उनकी शिक्षाएं यानी धर्म, और ये समुदाय यानी संघ बनाते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ये बौद्धों के लिए केंद्रीय स्तंभ है। सामाजिक रूप से बुद्ध के मौजूदा व्यवस्था, जैसे जाति व्यवस्था, के प्रति क्या नजरिया था? उन्होंने इसका विरोध किया। सोर्स बताता है कि उन्होंने सिखाया कि ज्ञान सभी के लिए उपलब्ध है, जाति कोई बाधा नहीं है। ये उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी विचार था। और महिलाओं के प्रति? उन्होंने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया। भले ही इसमें शुरुआत में कुछ हिचकिचाहट रही हो, जैसा कुछ स्रोत बताते हैं, लेकिन ये उस युग की कई अन्य परंपराओं की तुलना में समावेशिता की ओर एक बड़ा कदम था। बौद्ध धर्म शुरुआत में भारत में कहाँ फैला? टेक्स्ट बताता है कि इसे शुरू में मगध जैसे क्षेत्रों में, जहां बुद्ध ने उपदेश दिया, काफी अनुयायी मिले। व्यापारी वर्ग इससे काफी आकर्षित हुआ। और ये फैला खास तौर पर भारत से बाहर, मिशनरियों के जरिए जैसे अशोक ने भेजे, और व्यापार मार्गों के साथ। ये एशिया के बड़े हिस्से में एक प्रमुख धर्म बन गया। भले ही बाद में भारत में इसका प्रभाव कुछ कम हो गया। क्या किसी खास तरह की वास्तुकला का जिक्र है? हाँ, टेक्स्ट स्तूप को परिभाषित करता है। इन्हें गुंबददार पत्थर की संरचनाओं के रूप में बताया गया है, जो बुद्ध या अन्य पवित्र व्यक्तियों से जुड़े अवशेषों, रेलिक्स पर बनाए जाते थे। ठीक है। भारत के धार्मिक परिदृश्य को पूरा करने के लिए सोर्स एक तीसरे प्रमुख धर्म का भी जिक्र करता है, जो लगभग इसी समय उभरा। जैन धर्म, जैनिज्म। संस्थापक महावीर थे, जो बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। और इनका मूल विश्वास क्या था सोर्स के अनुसार? केंद्रीय विश्वास, जैसा टेक्स्ट कहता है, ये है कि ब्रह्मांड में हर चीज में एक आत्मा है, और इसलिए किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। हर चीज में? पौधे, कीड़े मकोड़े, सब में? सब में। इसी से अहिंसा यानी नॉन वायलेंस का सिद्धांत निकलता है, जिसका जैन बहुत सख्ती से पालन करते हैं। इसका रोजमर्रा की जिंदगी पर तो बड़ा असर पड़ा होगा। बिल्कुल। टेक्स्ट बताता है कि क्योंकि पारंपरिक खेती से मिट्टी में कीड़ों को नुकसान पहुंच सकता था, कई जैन ऐतिहासिक रूप से खेती से बचते थे। वे व्यापार और वाणिज्य जैसे पेशों की ओर आकर्षित हुए, जहां नुकसान पहुंचाने का जोखिम कम था। कितना दिलचस्प है कि कैसे एक मूल विश्वास सीधे आर्थिक गतिविधियों को दिशा दे सकता है। सच में। अब तुलना के लिए सोर्स संक्षेप में पूर्वी एशिया की नैतिक प्रणालियों का भी जिक्र करता है। हाँ, पहला चीन में कन्फ्यूशियनिज्म, टेक्स्ट के मुख्य बिंदु। ये धर्म से ज्यादा एक नैतिक प्रणाली, एथिकल सिस्टम है, जो सही गलत के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका केंद्र सामाजिक सद्भाव, सोशल हार्मनी और अच्छी सरकार, गुड गवर्नमेंट बनाना है। और इसकी बुनियाद है पुत्रोचित धर्मपरायणता, फिलियल पाइटी। हाँ, यानी माता पिता और पूर्वजों के प्रति सम्मान। सोर्स इसे समझाने के लिए कन्फ्यूशियस का एक दमदार उदाहरण भी देता है। वो क्या है? उन्होंने कथित तौर पर उन बेटों में फर्क किया जो सिर्फ माता पिता को खाना खिलाते हैं और जो सच में सम्मान दिखाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने कहा, मोटे तौर पर, कि कुत्तों और घोड़ों को भी तो खिलाया जाता है, तो बिना सम्मान के क्या फर्क रह गया? ये बात सिर्फ काम करने पर नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना पर जोर देती है। ये सिर्फ कर्तव्य नहीं, श्रद्धा है। बिल्कुल। और फिर टेक्स्ट इसकी तुलना ताओवाद से करता है, संस्थापक लाओ त्से, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और सोर्स में उनके जन्म की वो अद्भुत किंवदंती भी है। हाँ, कि वो 62 साल गर्भ में रहे और बूढ़े और बुद्धिमान पैदा हुए। ये प्राचीन प्राकृतिक ज्ञान पर जोर देता है। और मूल ताओवादी विश्वास कन्फ्यूशियावाद के सामाजिक व्यवस्था पर जोर देने से काफी अलग है ना? हाँ, टेक्स्ट कहता है कि ताओवादी नजरिया ये है कि सरकार को कम से कम दखल देना चाहिए और लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। प्राकृतिक मार्ग, जिसे ताऊ कहते हैं, का अनुसरण करना चाहिए। ये उस समय के राजनीतिक संघर्ष के विकल्प के रूप में
प्रकृति के साथ जुड़ने का विचार था। ठीक है, हमने भारतीय व्यवस्थाओं को गहराई से समझा, मुख्य तथ्य निकाले। अब अंत में मौर्य और गुप्त काल को उस व्यापक विश्व संदर्भ में रखते हैं जो टेक्स्ट बुक देती है। ये तुलनात्मक दृष्टिकोण यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सोर्स अन्य प्रमुख शास्त्रीय सभ्यताओं को सूचीबद्ध करके मदद करता है जो इसी समय के आसपास थी। जैसे हान चीन, जिसकी तारीख 202 ईसा पूर्व 220 ईस्वी दी गई है। ये मौर्यों के बाद के और गुप्त काल के समकालीन थे। सही। फिर मेसोअमेरिका में उल्मेक सभ्यता जो काफी पहले थी, 1200-400 ईसा पूर्व। फिर रोम 500 ईसा पूर्व 476 ईस्वी। ये मौर्य और गुप्त दोनों कालों के साथ काफी ओवरलैप करता है। और ग्रीस 750-331 ईसा पूर्व, जिसका समय मौर्यों की स्थापना के साथ मिलता है। इन्हें देखने से पता चलता है कि भारत अलग थलग विकसित नहीं हो रहा था, दुनिया जुड़ी हुई थी। और यहीं से वो विश्लेषणात्मक सवाल उठता है जो सोर्स खुद पूछता है। किन शास्त्रीय युगों में धर्म उनकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और धर्म समाजों पर इतना गहरा प्रभाव क्यों डालता है? और आज की हमारी चर्चा के आधार पर भारत के लिए जवाब है निश्चित रूप से हाँ। बिना किसी शक के हमने देखा कि कैसे धर्म का इस्तेमाल जाति व्यवस्था को सही ठहराने के लिए किया गया और कैसे अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने और उनके फरमानों ने राजनीतिक दर्शन को ही बदल दिया। धर्म, समाज और शासन का यह गहरा अंतर्संबंध भारत की शास्त्रीय विरासत की एक परिभाषित विशेषता है, जैसा इस सोर्स में प्रस्तुत किया गया है। अब कुछ और तुलनात्मक अवधारणाएं देखते हैं जो सोर्स देता है। पहला, चीनी राजवंश चक्र, चाइनीज डायनास्टिक साइकिल। हाँ, ये चीन में राजनीतिक बदलाव को समझने का एक खास मॉडल है जो स्वर्ग के अधिदेश, मैंडेट ऑफ हेवन, यानी शासन की दैवीय स्वीकृति के विचार से जुड़ा है। ये शासक परिवारों के उदय, पतन और प्रतिस्थापन का एक चक्र बताता है। क्या आप इसके चरण बता सकते हैं? जैसा सोर्स में है, ये एक पैटर्न फॉलो करता है। हाँ, चक्र आमतौर पर ऐसे चलता है। पहला, नया राजवंश सत्ता में आता है, शांति लाता है और दावा करता है कि उसे स्वर्ग का अधिदेश प्राप्त है। ठीक है। फिर दूसरा, समय के साथ राजवंश कमजोर होता है, भ्रष्ट हो जाता है, कर बढ़ाता है। तीसरा चरण आपदाओं का है। बिल्कुल। तीसरा, आपदाएं आती हैं, बाढ़, अकाल, विद्रोह, आक्रमण। इन्हें संकेत माना जाता है। संकेत कि पुराने राजवंश ने स्वर्ग का अधिदेश खो दिया है, अब विद्रोह जायज है। चौथा कदम यही है। हाँ, चौथा कदम यही है कि विद्रोह उचित हो जाता है, राजवंश को उखाड़ फेंका जाता है। और पांचवा, नया राजवंश उभरता है, अधिदेश का दावा करता है और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। ये राजनीतिक सत्ता का एक बहुत ही चक्रीय, नैतिक रूप से उचित दृष्टिकोण है। ये भारतीय पैटर्न से अलग है, जहां हमने विशाल साम्राज्य देखे, फिर विखंडन का लंबा दौर, फिर दोबारा एकीकरण। हाँ, ये ऐतिहासिक परिवर्तन का एक अलग मॉडल है। भारतीय संदर्भ में निरंतर चक्र से ज्यादा एकीकरण और फिर बिखराव का पैटर्न दिखता है। और आखिरी तुलना इंका साम्राज्य में रिकॉर्ड रखने की तकनीक से है। सही। जहां अशोक पत्थर पर फरमान खुदवा रहे थे, वहीं इंका किपू का इस्तेमाल करते थे। सोर्स किपू को कैसे परिभाषित करता है? टेक्स्ट किपू को एक लेखा जोखा रखने वाला उपकरण, एक अकाउंटिंग डिवाइस बताता है। ये रंगीन धागों का एक सेट होता था जिसमें अलग अलग अंतरालों पर अलग अलग आकार की गांठें बंधी होती थीं। और इन रंगों और गांठों का मतलब क्या होता था? हाँ, सोर्स बताता है कि रंग और गांठें अलग अलग चीजों की गिनती का प्रतिनिधित्व कर सकती थी। लोग, जानवर, जमीन, सामान। ये मात्रात्मक डेटा रिकॉर्ड करने का एक परिष्कृत तरीका है। भले ही ये लिखित लिपि न हो, ये याद दिलाता है कि सभ्यता और प्रशासन कई रूप ले सकते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो मुख्य बातें निकाली हैं उन्हें संक्षेप में देखते हैं। एक क्विक रिकैप। हमने आर्यों की सामाजिक संरचना, पुरुष मिथक को समझा। महत्वपूर्ण तारीखें याद रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य सरकार 321 बीसी, अशोक का शासन 269 बीसी से, गुप्त साम्राज्य AD 320 से। और सबसे महत्वपूर्ण, हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत, जैसा सोर्स में है, कर्म, पुनर्जन्म, जो मोक्ष, आत्मन ब्रह्म की एकता की ओर ले जाते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, जो अष्टांगिक मार्ग से निर्वाण, दुख से मुक्ति तक ले जाते हैं। और जैन धर्म का केंद्रीय सिद्धांत अहिंसा। हमने चंद्रगुप्त के बल प्रयोग से साम्राज्य बनाने और अशोक के बौद्ध नैतिकता, अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित शासन के बीच का कॉन्ट्रास्ट भी देखा, जिसे उन्होंने अपने स्तंभों पर प्रचारित किया। और सहिष्णुता की ये बात हमें एक
अंतिम विचार की ओर ले जाती है। सोर्स में जिक्र है कि बाद के फारसी साम्राज्य, पर्शियन एम्पायर, खासकर साइरस महान, साइरस द ग्रेट के तहत ने भी विजित लोगों के प्रति सहिष्णुता दिखाई और उनकी संस्कृतियों को संरक्षित किया। तो सोचने वाला सवाल ये है, जिसे आप सब एस्पिरेंट्स विचार कर सकते हैं। भारत के इन उदाहरणों को देखते हुए चंद्रगुप्त का एकीकरण और खासकर अशोक का सहिष्णुता पर जोर, क्या साइरस जैसे शासक ने, जो बाद में एक विशाल विविध साम्राज्य बना रहा था, विविधता को संभालने और स्थिरता लाने के लिए इन भारतीय मॉडलों से कुछ सीखा होगा? क्या इन पहले के भारतीय उदाहरणों ने बाद के शासकों को किसी तरह प्रभावित किया होगा? ये एक बेहतरीन सवाल है जो क्रॉस सिविलाइजेशनल सोच को बढ़ावा देता है। आज हमने जो तथ्य निकाले हैं उन्हें सिर्फ डेटा की तरह ना देखें, बल्कि संभावित ऐतिहासिक प्रभावों के रूप में भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल। इन निकाले गए तथ्यों को अपनी यूपीएससी तैयारी के लिए एक ठोस आधार बनाएं और फिर इनसे अपने विश्लेषण और कनेक्शन विकसित करें। ये थी हमारी आज की गहन चर्चा। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली चर्चा में मिलते हैं। और हाँ, आज के सवाल पर अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये चर्चा उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.